Leaders are not always said to be born. Leaders can be made, are made. ये ऐसा सैम मानेकशॉ ने बोला। आर्मी के ऐसे कौन से रूल्स जो आप चाहते हो कि हर इंसान, हर इंडियन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फॉलो करे? सबसे पहले तो डिसीजन टेकिंग। बाहर की दुनिया में लोग डिसीजन लेते ही नहीं। हाँ मैं कर लूंगा, अच्छा मैं देखता हूँ। क्या आर्मी ने आपको जिंदगी के लिए प्रिपेयर किया या कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट बना दिया? When you have gone are a human but you've gone beyond the being, you will आपको फिर डर का फिक्र नहीं। लोगों ने कंफर्ट जोन अपने लिए सपने में क्रिएट कर लिए, लेकिन रहते वो फियर में। लोग फूंक मार मार कर चीजों को निकाल देते हैं। माला निकाल दी। आई हैव सीन इट ऑन स्टेज। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। तो हमने एज अ मीडियम उस सवाल को क्रिस्टल बॉल में डाला और सार्थक आप बिलीव करेंगे मुझे क्या दिखाई दिया? मेरे को उस बॉल में एक छोटा बच्चा कर्नल आलोक सूद एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। पचमढ़ी की शुरुआत से लेकर आर्मी, स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स तक उन्होंने डबल बैचलर, डबल मास्टर्स और एक सक्सेसफुल गोल्फर के रूप में अपना सफर तय किया। पिछले 15 सालों से वो बच्चों और लोगों को एक बेहतर इंसान बनाने में जुड़े हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट लर्निंग और उपनिषद से प्रेरित उन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं और 6 कंट्रीज में अपना ज्ञान बांटा है। आज वो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक गाइड हैं जो लोगों को सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि इनर पीस भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड आर्मी से ज़्यादा रुथलेस है? आर्मी की टेक्निक्स, आर्मी के वर्ल्ड, जो भी आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आर्मी इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अपने रन करने के तरीके हैं। उसके कंपैरिजन में अगर मैं कॉरपोरेट हाउस की बात करूं, चूंकि मैंने कॉरपोरेट्स में पार्टली खुद भी सर्व किया है और उनको मैंने ट्रेनिंग्स और आउटबाउंड ट्रेनिंग्स और वो सब भी कॉरपोरेट हाउसेस में करवाई हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड इज़ अ वेरी रूथलेस वर्ल्ड बिकॉज वहाँ पर इतने एथिक्स नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर सेशंस के दौरान और सेशंस के बाद में मुझ तक इतना भी कम्युनिकेट किया गया कि क्या हम इसमें ये सब चीज़ें और एडिशनल या डिलीशन, ऐड और डिलीट नहीं कर सकते? तो जब मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई हमने तो सारा का सारा चीज़ पहले डिस्कस किया है कि कैसे हमने पूरी की पूरी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना है, सो व्हाई दिस क्वेश्चन इज कमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? द आंसर व्हिच वाज गिवन टू मी वाज that my so and so who must have been senior to them has given me this directions today. So जो ruthlessness की बात है और इसीलिए शायद corporate houses machines produce कर रही हैं, इंसान नहीं produce कर रहे। So that could be one reason. Whereas army is a very organized sector, quite organized sector, so to say. जी, कोई ऐसा रूल जो आपको अपनी आर्मी लाइफ में आपने सीखा लेकिन आज अब आप उसको देख के याद करते हो या उसको फॉलो करते हो तो आप आज भी उससे डिसएग्री करते हो उस रूल से? सार्थक होता है, आर्मी की अपनी तौर तरीके हैं, अपने रूल्स और डिसिप्लिन है, लेकिन काम तो वहाँ भी इंसान ही कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा हुआ लाइफ में कि आपको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला अपने टू अप से, हम टू अप बोलते हैं, आपके जो सीनियर है उसका सीनियर। तो जब वो आपसे 1-to-1 कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम अपने इमीडिएट सुपीरियर से वो नहीं करते, हमारे को 1 अप से 2 अप से बात करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा लगा कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, ये कैसी बातें कर रहे हैं? चाहे वो किसी काम को करने के तरीके में था या रिजल्ट ओरिएंटेड था या नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड था। अगर आपको रात को 12 बजे कोई शॉप खुलवा कर कोई चीज़ लेके आनी है, that is an example. So sitting at that point of time when I was a mere captain साहब, so I felt कि यार ये कैसा ऑर्डर है जो रात को 12 बजे भी मुझे दुकान खोल के करवाना पड़ेगा। So at times होता है, but then orders are orders at the end of the day in the Indian Army.
तो क्या आर्मी ने आपको ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर किया या कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट बना दिया? सो कैसे देखते हो आप? सार्थक, ये दोनों पर डिपेंड करता है, और अगर मैं ये कहूँ ये आप पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आर्मी के जो वर्किंग है या आर्मी की जो फंक्शनिंग है वो अमूमन आपको इंसान बना देती है। जी, क्योंकि डिसीजन लेना और डिसीजन देना और डिसीजन को एग्जीक्यूट करना, ये तीनों चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे और ऑब्जेक्टिव को क्लैरिटी में नहीं देख रहे, फिर आप इंसान नहीं है। देन यू लाइक अ रोबो, यू लाइक अ मशीन। सो आर्मी ने डेफिनेटली एक इंसान बनाने की हमको भरपूर टाइम दिया और हमको बनाया। आर्मी के ऐसे कौन से रूल्स जो आप चाहते हो कि हर इंसान, हर इंडियन एक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फॉलो करे? सबसे पहले तो डिसीजन टेकिंग। बाहर की दुनिया में लोग डिसीजन लेते ही नहीं। हाँ, मैं कर लूँगा, अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा हम इसकी डिस्कशन फिर करेंगे। अरे भाई, आप बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए, आपकी मीटिंग चालू है, आपने उस मीटिंग को एक निष्कर्ष, एक नतीजे पर लेकर आना है। सो वन एस्पेक्ट वाज टेकिंग अ डिसीजन। इसके साथ ही जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, डिसीजन आपके रिसोर्सेज जो आपके हाथ में हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे मनी है, चाहे मशीन है, चाहे मटेरियल है, चाहे टाइम है, आप उन पांचों छह चीज़ों को एक साथ देखते हुए रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर आप डिसीजन पर आते हैं। जी। जब मैं बाहर देखता हूँ ना, पैसा, मैन पावर को तो आप छोड़ो ही, वो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो हाँ ठीक है, तुम्हारे से मैं करवा लूँगा। मनी डज नॉट मैटर, यू थ्रो आउट द मनी। मशीन कैसे इस्तेमाल होना है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होना है। तो यहाँ बाहर में रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मिलाकर डिसीजन लेना एग्जिस्टेंस में मेरे हिसाब से बहुत कम है एज कंपेयर टू दी आर्मी। वेल सेड सर। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें या आर्मी की दुनिया में कहीं बात करते हैं, तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा उनका फैक्टर है, बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर चलता है, उनका रूट ही वही है। तो आपको क्या लगता है कि आर्मी ने बहुत लोगों की लाइफ तोड़ी है, बनाई है डिसिप्लिन के सेक्टर में? सार्थक, डिसिप्लिन एक ऐसा मुद्दा है जो इंडियन आर्मी की बैकबोन है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि डिसीजन आपके अनुसार कभी कभी नहीं भी होता। ये आपको के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके को जो डिसीजन आया, आपने उसको किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर उसको फॉलो किया। आप हमेशा ये कहना कि नहीं ये डिसीजन गलत है, ये डिसीजन ऐसे होना चाहिए था, दैट डजंट हैपन। और वो सिखलाई के दौरान हमको बताया जाता है कि आर्मी में भी तो हायरार्की है ना, आप छोटे रैंक से उठकर हायर रैंक्स में जाते हैं, तो आप भी लर्न करते हैं जी। तो जो डिसीजन टेकर है उसकी एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, जो डिसिप्लिन को आपसे एक्सपेक्ट करता है। और हम में वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि हर चीज़ को क्वेश्चन मार्क करें, हर चीज़ को ना करें। एक्सेप्टेंस और डिसिप्लिन से ही चीज़ों को हम आगे लेके जा सकते हैं इंडियन आर्मी के व्यू से। अगर आपके सामने अभी 20 लोग बैठे हों और अगर आपको उनको सिखाना हो कि कैसे हार्ड हिटिंग सिचुएशंस के अंदर प्रेशर को कैसे सुपर पावर बनाया जा सकता है, तो आप क्या उनको सजेस्ट करोगे? मैं इसका एक उदाहरण आपको एग्जाम्पल देते हुए जो आर्मी में मेरे अपने साथ हुआ है। हम लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर्स आए जो हमको फायर करने थे। वो स्पेशल एम्युनिशन और आर्म हमको मिला चलाने के लिए, रूटीन में हमको वो नहीं चलाना होता। अब लोग घबराए हुए थे कि हम ये कैसे फायर करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो जब मैंने अपने इंस्ट्रक्टर्स, लोग जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे उनको मैंने लेकर आया, क्योंकि मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स से हूँ, वो
आर्म कंधे पर रखकर फायर करना था और उसके पीछे 40 मीटर कुछ भी नहीं बचता और आगे फायर जाता है। तो जब मुझे लगा कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर क्वालिटी के लोग हैं वो फायर करने से डर रहे हैं तो मेरे ऊपर प्रेशर आया। अब मुझे उस प्रेशर को दूर कैसे करना था? मैंने अपने रिलीजियस टीचर को बुलाया। फौज में एक रिलीजियस टीचर होता है, ही इज नॉट सपोज टू डू ऑल दैट, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा सो एंड सो आज आप ये रॉकेट लॉन्चर फायर करेंगे। तो 1 सेकंड के लिए उसने मुझे देखा, सर मैं तो पंडित रिलीजियस टीचर हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं शर्मा साहब, आज आप फायर करेंगे। और हमने पूरी ट्रेनिंग के अनुसार उनसे 1 राउंड फायर करवाया क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। और वॉर में कहीं लिखा थोड़ी है कि आपके 12 लोग हैं, 12 लोग मर गए, एक रिलीजियस टीचर वहाँ खड़ा है कि वो फायर नहीं करेगा कि मैं तो पंडित हूँ। और आप देखिए सारी सिचुएशन चेंज हो गई जब उस इंडिविजुअल, एंड ही वाज अ नायब सूबेदार, he had ranks on his shoulder, moment he fired मेरे सारे इंस्ट्रक्टर्स तत्पर खड़े हो गए कि सर अब हम फायर करेंगे, सर अब हम फायर करेंगे। तो हम प्रेशर सिचुएशंस को चेंज करना एक लीडर का इंडियन आर्मी में बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो कहीं ना कहीं आपने इतना सही एग्जांपल दिया है ना कि अब एक माचिस का जो डब्बा होता है तो एक को जलाने की ज़रूरत होती है और सब जल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके एक स्पार्क थे, वो लीडर, रिलीजियस लीडर जो भी आप हमने बताया, उन्होंने आया, लिट किया और सब रेडी हो गए कहीं ना कहीं। जी, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ लीडरशिप? ये एक फैंसी वर्ड है जिसका मिसयूज़ किया जाता है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सार्थक, लीडरशिप जो है वो एक क्लैरिटी में देखा हुआ प्रोसेस या एस्पेक्ट नहीं है। लीडर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो मेरे हिसाब से हर इंसान में होती हैं, लेकिन वो इंसान अपने में से वो लीडरशिप क्वालिटीज़ बाहर ला सकता है या नहीं, ये मानना और जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, लीडर्स आर नॉट ऑलवेज सेड टू बी बॉर्न। फिर तो हम लगे रहें सुबह से शाम तक और बच्चे पैदा करते रहें कोई तो लीडर निकलेगा। ये ऐसा सैम मानेकशॉ ने बोला एक पब्लिक फोरम में, और वहां पर उन्होंने इसका अंत किया कि लीडर्स कैन बी मेड, आर मेड। सो लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो जरूरी भी बहुत है, उसको बिल्कुल पारदर्शिता से देखना जरूरी है और उसको एग्जीक्यूशन में लाकर लीडर्स बनाने बहुत जरूरी हैं सही रूप में। आपने सैम मानेकशॉ सर का नाम लिया, मेरे गूज़बम्स आ गए। वो फिगर ही ऐसी है। थोड़ा स्टार्टअप की बातें करते हैं, आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स को स्पिरिचुअलिटी के पास में या स्पिरिचुअल होने के लिए कुछ करना चाहिए या स्ट्रीट स्मार्ट उनके लिए ज़्यादा बेटर है? सार्थक, स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब है एथिक्स को हम फॉलो करें या ना करें। मेरा ऐसा मानना है, मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया है GPS, G फॉर ग्रोथ, P फॉर प्रोग्रेस एंड S फॉर सक्सेस। तो GPS का वर्ड हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से है, तो उन्होंने उसको एक्रोनिम ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस में क्रिएट कर दिया। जी 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 जी। ग्रोथ में कोई आदमी एथिक्स नहीं देखता, वो चाहता है माल आए, पैसा आए, जो भी है आए, कैसे आए मुझे नहीं मालूम। प्रोग्रेस में इंसान थोड़ा सा देखना शुरू करता है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं हो गया। लेकिन सक्सेस वही है जहाँ पर आपने सब चीज़ों को एक सार देखा है, इक्वानिमिटी में देखा है। तो जब आप वो स्टेज पे पहुँच जाते हैं तो मेरा मानना है कि स्ट्रीट स्मार्ट की बजाय स्पिरिचुअली अगर हम अपने को प्रोग्रेसिव बनाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स और डिविडेंड्स कहीं बेटर होंगे। हमें स्ट्रीट स्मार्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई इनके स्पेसिफिक टूल्स हैं या कुछ
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करके कोई इंसान, एक नया इंसान बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्टेप इन कर सकता है? या अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्टअप की बातें कर रहे हैं तो कोई, आपने अभी जैसे बताया आपने काफ़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत आपने चीज़ें अपनी विजम शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों के लिए कोई एक स्टार्टिंग लाइन कोई हो सकती है यहाँ पे जो घुस सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर? आपका प्रश्न बहुत गूढ़ है सार्थक। ये हल्का सवाल नहीं है, इतना गूढ़ प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपको इसका हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से रिप्लाई दूंगा। सांस, हवा को हम अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। चूंकि इस पर पैसा नहीं लग रहा और ये फ्री है, तो हम कैसे श्वास लेते हैं? आण दे जान दे, आ ले चला गया। क्या हम श्वास लेते हुए उस श्वास को एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम उस श्वास को विधि अनुसार श्वास ले रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि ये श्वास का हमारे शरीर के अंदर जाकर 5 हिस्सों में विभाजन होता है और उसमें से मैक्सिमम पोर्शन आपकी ब्रेन को जाता है? जब हमें यही नहीं मालूम तो हम अपना कौन सा ब्रेन इस्तेमाल करेंगे जब उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। तो मेरा पहला स्टेप फॉर एनीबडी, स्टार्टअप्स और एनीथिंग, or for an individual to understand the path or process of spirituality is to know how to breathe, जो कि योग विद्या का पार्ट है। लेकिन आपको श्वास लेना आना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज फ्री। आप जैसे मर्जी सांस लें। सिमिलर फॉर वाटर। आपको मालूम है पानी पीने के नियम हैं, लेकिन हम पानी तब पीते हैं जब हमको प्यास लगती है। तो जब आपको प्यास लगती है तब तो आप सैचुरेट नहीं रहे ना, आप तो डीसैचुरेट हो गए। तो डीसैचुरेशन में आपकी प्यास बढ़ती है। यू नीड टू बी सैचुरेटेड 24/7 365। और आपको मालूम है कि किस हिस्से के बॉडी के हिस्से को मैक्सिमम पानी की जरूरत है? ब्रेन। मैंने सिर्फ 2 उदाहरण से आपको बताया है। तो ये आप सोचिए, जब हमको ये बेसिक्स ही नहीं पता तो हम कहाँ किस चीज़ों की इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जी, बहुत हैवी सवाल पूछ लिया मैंने। अच्छा, काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। किसी के 5 हो गए, किसी के 4 साल हो गए। तो उनको अगर आपको गाइड करना हो कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप, या अपनी विजडम से, अपने स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से, अपने आर्मी के वर्ल्ड से उनको अगर आपको सजेस्ट करना हो लाइफ में कि अब बहुत हो गया, क्योंकि उनका काउंटर होता है कि सर हमारे माँ बाप का बहुत पैसा लग गया, हमने बहुत कोशिश करी है, हम लगे हुए हैं, हम बहुत पास आ गए सर, हम हर साल पास आ रहे हैं। बट इन रियलिटी वो पास तो आ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ खो भी रहा है। तो उनको आप कब बोलोगे, कैसे समझाओगे कि बेटा आप बहुत हो गया, इट्स नाउ यू नीड टू चेंज द चैप्टर? सार्थक, मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूँगा सभी के लिए। सबसे पहला शब्द है समय। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे और घंटों से दिनों में कन्वर्ट होती है। और यही एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट है। हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नहीं समझते। हमने समय को कोई वैल्यू दी नहीं है। और जब आपको समय की वैल्यू नहीं है तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। दूसरा चीज़ डिसीजन मेकिंग, जो मैंने पहले भी शायद इसी उसके दौरान बोली है। हमारे को डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग और टेकिंग में फ़र्क है। We have to make decisions and then take them. तीसरी चीज़, अगर हमको अपनी वर्थ नहीं मालूम है तो आपका डिसीजन और समय की यूटिलाइजेशन दोनों खराब हो सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण अपने घर का दूंगा। मुझे नहीं पता मेरे खुद बच्चे मुझे कल क्या कहेंगे। My own daughter was appearing
for GMAT. She got a very low score in GMAT. उसने बहुत मुझे कहा, give me one more chance. As a father, I knew नहीं होगा, बिकॉज वर्थ हम सबको मालूम है. प्रॉब्लम यह है सार्थक कि हम अपना इंटेलेक्ट, जो आपने शब्द यूज किया विजडम, यूज नहीं करते. और जब आपको डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं आता अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर कर, तो आपके डिसीजंस गलत होंगे और आप समय का उपयोग नहीं करेंगे. देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यूज अवर इंटेलेक्ट टू टेक डिसीजंस एट द राइट टाइम, सो दैट आप चीज़ों को व्यर्थ ना गंवाएं. ये बहुत ज़रूरी है. लेकिन कई सारे जो बच्चे शायद पास भी हो गए, अच्छी भली जॉब कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर वो खुश नहीं है. वो कहीं ना कहीं आज भी अपने पेरेंट्स का सपना जी रहे हैं और अपनी खुशियों को हटा के उनकी यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं उनकी खुशियों को प्रायोरिटी पे ले रहे हैं. उनको क्या बोलोगे आप? सार्थक, हम एक्चुअली में दूसरों के लिए जीते हैं. 90 से 99% लोग दूसरों के लिए जिंदा हैं. वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या चाहती है, और मेरा बिहेवियर उसके अनुसार होना शुरू हो जाता है. मेरा आपसे एक ही सवाल है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में कुछ पॉजिटिविटी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स मालूम है, तो आप अपनी वीकनेसेस पे क्यों काम कर रहे हैं? पेरेंट्स का आपको गाइड करना एक तरफ है, लेकिन आपको अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है. और क्या कहते हैं हम लोग हर जगह, क्रिकेट का एक बड़ी कहावत है, When you are a bowler, तो you work on your strengths. आपको जो आता है वो करें, जो आपको नहीं आता वो नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है जी. तो हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स को जानकर उन पर वर्क करना बहुत जरूरी है, और वो स्ट्रेंथ जानना जरूरी है, rather than doing something for someone else. क्योंकि कई बार हर घर की कहानी ऐसी है कि अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट्स में वीक है और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यूजुअली मेजरली सारे पेरेंट्स उसके उन्हीं 2 वीक के पीछे पड़े रहेंगे. उसकी ट्यूशन्स लगानी है, उसके कोचेस मंगाने हैं, टीचर्स लेने हैं, जबकि मैथ्स बहुत अच्छा है उसका. कहीं ना कहीं मैथ्स आगे जाके उसको कहीं ना कहीं ले जा सकता है. वो उसका स्ट्रेंथ है, वो हम छोड़ के हम वीकनेस पे काम करना स्टार्ट करते हैं. और इन लॉन्ग टर्म में जो मैथ्स बच्चे का स्ट्रॉन्ग था वो भी ख़राब हो जाता है. तो ये बात तो बहुत है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने सही बोली. और उसकी खुशी फिर कैसे आएगी, वो कैसे खुश होगा? होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं. तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेगा, तो उसको संतुष्टि और खुशी दोनों मिलेंगी. जी जी जी. आपने क्रिकेट का एग्जांपल दिया. मैं एक बहुत अपनी पर्सनल जर्नी का एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. कि जब मैं फास्ट बॉलर था, मैं स्कूल में मैंने एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट खेला, तो मैं फास्ट बॉलर था उसमें. तो मेरा एक्शन बहुत यूनिक था. आपने कभी सोहेल तनवीर का नाम सुना होगा, पाकिस्तानी बॉलर है, वैसा मेरा राइट हैंड एक्शन था. तो मेरे पास नेचुरल इन स्विंग थी, इतनी लंबी लंबी बॉल में इन स्विंग कर सकता था. लेकिन सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, कोच प्रेशर या कुछ भी बोलो, मैंने आउट स्विंग सीखना स्टार्ट किया. मैं इतना माहिर हो गया आउट स्विंग के अंदर, करते 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 भाई अपने लाइन लेंथ पे काम किया, अपने रनअप पे काम किया, अपने गैदर पे काम किया, कि मेरी इन स्विंग ख़राब हो गई, मेरी इन स्विंग ख़त्म हो गई. देन आई रियलाइज कि भाई मैंने इन स्विंग कभी सीखी नहीं थी. मेरे एक्शन में नेचुरल थी मेरी इन स्विंग, जो मैं मतलब 4th या 5th स्टंप पे बॉल डाल के भी मिडिल स्टंप निकाल सकता, इतना टर्न होता था मेरा बॉल, स्विंग होता था. और जब 3-4 महीने लग करते करते 6 महीने, आधा साल चला गया, जब मैंने आउट स्विंग पे कोशिश करी, मेरी इन स्विंग एंड तक आते आते ख़त्म. देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, ये आई वॉज गिफ्टेड. कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने बिल्कुल प्रेशर में आके सीखी और हटा दी, अपना नेचुरल टैलेंट ख़त्म कर दिया. मैंने फिर अपना दोबारा वापस उसको डायनामिक्स से काम किया, इन स्विंग को डेवलप किया.
कि मैंने उसके दोबारा फिर सीखे कि अच्छा ठीक है, अब मेरे पास एक आउट स्विंग, मेरे पास एक हथियार बन चुका है, तो मैं इन स्विंग जो मेरे पास नेचुरल है, जो छुप गई थी कहीं ना कहीं, मैं उसको वापस लेके आऊँ। एब्सोल्युटली। तो वो शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ नया सीख लिया, लेकिन आप सोचोगे या बिहाइंड द सीन में आपका वो नेचुरल टैलेंट खराब होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सी चीज़। और मैं आपकी बात को इसको ज़्यादा पकड़ इसलिए पा रहा हूँ हाँ। बिकॉज मैं एक ओपनर हूँ। अच्छा। और मैंने कपिल, हाँ। योगराज, चेतन शर्मा जिसने मेरे के मुंह के ऊपर 12 स्टिचेस दिए हैं, राकेश जौली और पंजाब के अंतर आत्म सिंह के साथ खेला। वाह। तो आपने ये जो इन स्विंग और अपना हाँ। नेचुरल इन स्विंग और हाँ। आपने जो दूसरी चीज सीखी, मैं उसको भली भांति समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो। सो हाँ। आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ वापस आए तो आपको खुशी मिली। दैट इज मोर Exactly, इम्पोर्टेंट। मैं तो बहुत बहुत थाई खोली है, थाई पैड्स फाड़े हैं जब मैं वो इन स्विंग डाला करता था। वो क्योंकि मुझे इतना अभी तक याद है, मेरे कोचेस मुझे ऐसे करके बुलाया करते थे, ये साइन था कि इन स्विंग। वो अब वो पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया, विद टाइम वो चेंज हो गया, बट मैं लकीली काम करके उसको वापस भी लेके आया। यस। हमने सर आपके लिए आप पे रिसर्च किया था, आप क्रिस्टल बॉल्स के बारे में थोड़ा पब्लिक को बताओ, एग्जैक्टली क्रिस्टल बॉल्स होती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, या कोई स्टोरी भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है। मैंने तो बचपन में मूवीज़ में देखा है, वो बॉल लिट करती है और मैजिशियंस वो हिला रहे होते हैं उसको, तो ये बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा लगता था टीवी में, लेकिन अब रियलिटी है। मुझे बताइए कि ये एग्जैक्टली काम है, करता कैसे है। एक कहावत है दैट इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। तो क्रिस्टल बॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्रिस्टल बॉल अपने में पानी और धातुओं की कॉम्पोजिशंस की बनी हुई है। उसमें कुछ में रेशे होते हैं, कुछ में रेशे नहीं होते, जो हैंगिंग्स या जो आप उसके अंदर डिजाइन देखते हैं। क्रिस्टल बॉल में इमेजेस अपनी अलग तरीके से होती हैं, लेकिन जो इमेज फॉर्म होती हैं, जो एक मीडियम में पढ़ता हूँ, वो अपनी थर्ड आई से पढ़ता हूँ। यानी मेरी पिनियल ग्लैंड उतनी उज्ज्वलित होनी चाहिए कि मैं उसको पढ़ सकूं उन इमेजेस को जो फॉर्म होती हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि इंडिविजुअल क्लाइंट आता है, अपने सवाल पूछता है, उसकी एनर्जी हम तक आती है और हम क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों से उस एनर्जी को उस क्रिस्टल बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिकॉज 76, 72, 71, 69% पानी मैं भी हूँ और क्रिस्टल बॉल भी लगभग 70, 80, 85% पानी है। प्रेशर के अंडर बनकर वो क्रिस्टल बन जाता है। ओके। अब एक उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अध्ययन की तरफ क्यों नहीं जा पा रही। तो हमने एज अ मीडियम उस सवाल को क्रिस्टल बॉल में डाला और सार्थक, आप बिलीव करेंगे मुझे क्या दिखाई दिया। और मैं वो आपको उसको आंसर क्लाइंट को जब किया, मैं उससे आपको बताना चाहूँगा। मैंने उनको बोला, आप तो स्पिरिचुअल बहुत बचपन से हैं। जी जी जी। आपने तो किताबों को 7, 8, 9 साल के टाइम पर पढ़ा है, तो आपने छोड़ा क्यों? सार्थक, मेरे को उस बॉल में एक छोटा बच्चा ग्रंथ के सामने बैठा हुआ, एक बुजुर्ग पीछे खड़ा हुआ, मुझे वो दिख रहा है। और अब चूंकि मेरे भी बाल खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो लेडी 8 या 9 साल की गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा करती थी गुरुद्वारे में लोगों के सामने, और बीच में कुछ लाइफ के साथ ऐसा हुआ कि सब छूट गया। ये है पावर आपकी पिनियल ग्लैंड की और मीडियम की, जो आप क्रिस्टल बॉल के थ्रू रीड कर सकते हैं। वाह। इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ जी। हम लोग ब्लाइंड स्कूल में बैठे थे, मैं क्रिस्टल बॉल लेके बैठा था, क्लाइंट्स आते थे अपने, हम 2 या 3 सवाल परमिट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज लोग पूछने वाले बहुत होते हैं। तो एक लेडी आई, कुर्सी उस वक्त खाली थी, वो आके बैठ गई, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि आलोक, मेरा सवाल है।
मैंने कहा जी बताइए, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि क्या उसका कोई अफेयर है या कोई शादी का क्या सीन है। उन्होंने एक दो सवाल पूछे, तो मैंने क्रिस्टल बॉल को चार्ज किया और मैं उसके अंदर घुसा। मैं बोलता हूँ और क्लाइंट आंसर जो मैं बोलता हूँ वो लिखता है और बाद में हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो मैंने यही पूछा, मैं क्या आपका बेटा है कहाँ? तो उन्होंने कहा वो कुरुक्षेत्र में है, दिल्ली में नहीं। तो मैं क्रिस्टल बॉल में 10-12 मिनट 15 मिनट मैंने लगाए और जब मैं उठा तो अपने आप को साध कर कर बैठा था, देखा, और जब उठा मैं तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी आपका लड़का तो किसी लड़की को मिल रहा है और उस लड़की के शोल्डर कट बाल हैं और मेरे हिसाब से अच्छी स्मार्ट लड़की है और रीसेंट डेवलपमेंट है। तो मुझे उनका ऑटोमेटिकली हाथ मेरी क्रिस्टल बॉल की तरफ आ रहा और मुझे लगा ये तो क्रिस्टल बॉल अपनी तरफ ले जाएंगी, विच वी डोंट अलाउ। तो मैंने कहा नहीं एक सेकेंड, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या इमेज आपने देखी या क्या देखा जो मैं देखना चाहती हूँ। मैंने कहा मैम आप नहीं देख पाएंगे, ये हमारा ही काम है बिकॉज हम मीडियम्स हैं, पर मुझे आप ये बताएं कि क्या ये सही है या गलत है। मुझे कहती है अब मैं आपको बताती हूँ। मैं गेट के अंदर एंटर की ब्लाइंड स्कूल के, 5-7 मिनट मुझे आपके पास आने में लगे और वहाँ मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मॉम आई एम सीइंग अ गर्ल एंड ही इज़ डूइंग इंजीनियरिंग इन कुरुक्षेत्र, और ये है लड़की की फ़ोटो और जो एक्सप्लेन आपने किया है लड़की को उसके ये देखिए उसकी फ़ोटो। अब आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? लेकिन हाँ सार्थक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम 100% कई बार ठीक होते भी नहीं, हम लोग भी ऑफ होते हैं, लेकिन 70, 80, 85% तक हमारी मार है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को चार्जिंग ऑफ द क्रिस्टल बॉल ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो चीज़ें कर सकें। सर इसी का थोड़ा सा एक और हम सेगमेंट पकड़ते हैं ना, न्यूमरोलॉजी की बात करें या टैरो की बात करें, ये कितना एक्यूरेट है? जैसे आपने बताया कि हम 100% सही नहीं हो सकते, बट अगर आपको किसी को समझाना पड़े कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, अभी आपने एक नाम सजेस्ट किया था, कुछ बोला 9 नंबर के बारे में कुछ बता रहे थे, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके सार्थक, पहले तो हमें ये समझना है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आर मोर ऑफ अ साइंस। टैरो, क्रिस्टल बॉल, लिनॉर्मा कार्ड्स, जिसमें इमेजेस हैं, जिसके अंदर कलर्स हैं, जिसके अंदर वेरियस फीचर्स हैं, ये मेटाफिजिकल साइंस कहलाती है। तो हमको ये दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना है जी। जैसा मैंने कहा कि इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। ठीक है, बॉल जितनी मर्जी नहीं हो, बॉलर पर डिपेंड करता है ना कितना स्विंग मारेगा, कितना कट मारेगा, कितना वो है। उसी तरह से हमको अध्ययन हमारा हर फॉर्म में कंप्लीट होना चाहिए। उसकी जो एप्लीकेशन है वो इंसान मीडियम पर डिपेंड करेगी कि उसकी अपनी थर्ड आई, उसका अपना सहस्रारा क्राउन कितना खुला हुआ है कि वो उस अध्ययन को कन्वर्ट कर सके एनर्जी में। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। 1 नंबर बिगनिंग है। टैरो में 1 नंबर मैजिशियन का है। एस्ट्रोलॉजी में 1 नंबर सूर्य। 2 नंबर मून का है। 2 नंबर टैरो में हाई प्रीस्टेस का है जी। 9 नंबर जो उदाहरण आपने शुरू किया, टैरो में 9 नंबर आता है हर्मिट का। हाँ। अब हर्मिट की एक इमेज है, वो इमेज में 9 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 9 नंबर जिस भी ग्रह से हम लगाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आई एज अ मीडियम वुड सी यू, चलो मेरे पास तो 6 मॉड्यूल्स और हैं,
मैं फेस साइज बॉडी लैंग्वेज रीडिंग करता हूँ, आपकी नाक ऐसी क्यों है, आपके लिप्स ऐसे क्यों हैं, मेरे से आपके कान क्यों अलग हैं। तो जब हम 3-4 विद्याओं का मिश्रण करते हैं तो हम आपका, चाहे आप 1 नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, 2 से हैं या 9 हैं जी। तो हम आपके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को 3-4 विद्याओं से पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। और इनमें अच्छी चीज़ ये है कि कई बार आपको भी नहीं पता होता कि मेरे में ये स्ट्रेंथ हैं और ये वीकनेसेस हैं, फिर हम उन पर उपाय, सॉल्यूशंस या गाइडेंस करते हैं कि आप ये कीजिए। या कनेक्टेड स्टोन्स हैं जी, किसी को सिट्रीन देना है, किसी को ऑब्सिडियन देना है, किसी को टाइगर आई देना है, किसी को कुछ और देना है, पायराइट है। तो उस तरह से हम लोग इन चीज़ों को आपके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को परिपूर्ण करने के लिए इन चीज़ों को देते हैं। सो विद्याओं का, स्किल सेट का और मेटाफिजिकल साइंस को मर्ज करते हुए अपनी थर्ड आई के थ्रू, और तो ये काफ़ी हद तक सही है। ओके। यूजुअली सारे नंबर्स की स्पेशलिटी है और कहीं ना कहीं सुपर पावर्स भी सब में हैं और कोई नेगेटिव पार्ट भी होगा। आपके लिए आपका पर्सनल फेवरेट नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और वो एग्जाम्पल मेरे ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस तक जब पहुंचेगा तो आप हैरान होंगे। मेरी 2 डेट्स ऑफ बर्थ हैं। अच्छा। चूंकि मैं 7 मंथ ओल्ड बेबी था तो मेरे फादर साहब ने सोचा ये बचेगा नहीं, क्योंकि नर्स ने पेरेंट्स को बोला कि इसकी टांगे बाहें उसके पंगूड़े के बाहर से अंदर कर लो, नहीं तो कुत्ता खा जाएगा, डॉग खा जाएगा। तो माई फादर थॉट ये बंदा बचेगा नहीं। गॉड ब्लेस माई फादर सोल, ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर। तो उन्होंने मेरे को, जो मेरी एक्चुअल जन्म तिथि थी उसके हटाकर मुझे 1 साल डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ दी। अब सार्थक वो पॉइंट आता है जहां गूज बम्प्स होंगे, और वो मुझे तब पता चला जब मैंने न्यूमरोलॉजी की। मेरे दोनों डेट्स ऑफ बर्थ का टोटल 33 बना, और मेरे फादर साहब को न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी। और 33 का महत्व क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर्स। मेरे से इंडियन आर्मी हाथ से गई 26-27 साल की नौकरी के बाद, और मेरे पास आई 12 विद्याएं, इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजी, इंक्लूडिंग फायर वॉकिंग, including switch words, including being a master trainer. I've traveled 6 countries. So what I'm trying to tell you is, मेरे हिसाब से मुझे 33 नंबर या 3 और 3 का मिश्रण 6 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, जो कि जिसकी मार, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। अदरवाइज हर नंबर अपने में सक्षम है। जी। तो सर, जैसे मास्टर नंबर तो शायद और भी बहुत सारे होंगे। 11 और 22 2 और मास्टर नंबर्स कहलाते हैं। 11 और 22, ओके। तो इनमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज अगर आप बता पाओ छोटी छोटी। जी देखिए, 11 1 और 1 का मिश्रण है, 22 2 और 2 का, टोटल 11 का 2 रहा और 22 का 4 रहा। हालांकि हम टोटल करते नहीं हैं, ओके। लेकिन 11 को हम इनिशियल मास्टर कहते हैं, 22 को हम एक बेटर मास्टर की उपाधि देते हैं, और 33 जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर्स कहलाता है। सेल्फलेस, एब्सोल्यूट सेल्फलेस। 11 बिगिनर है, लेकिन चूंकि आप में बाकी के नंबर्स का भी मिश्रण है, 33 में 6 3 का मिश्रण आ गया, 22 में 2 और 4 का मिश्रण आ गया, 11 में 1 और 2 का मिश्रण आ गया, तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं। 11 शायद थोड़ा डिल्यूजनल हो सकता है, 22 में भी डिल्यूजन और इमोशंस शायद ज़्यादा हों, 33 में वो शायद ना हो। तो ये छोटे से हल्के फुल्के डिफरेंसेस हैं, जो कि एक अच्छा अध्ययन किया हुआ इंडिविजुअल बेटर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा और घुसना चाहूँगा, मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। अगर हम मूलांक, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारा फर्स्ट,
फिर डेस्टिनी नंबर हो गया हमारा, फिर कंडक्टर हो गया, इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में जल्दी से समझा पाओ। देखिए अप्रोचेस हर किस्म की होती हैं, मैं इसको सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाना चाहूँगा। हाँ। मूलांक इज योर रूलिंग नंबर, डेस्टिनी इज योर लाइफ पाथ नंबर, या आपने 2 वर्ड यूज किए कंडक्टर, तो कंडक्टर इज योर रूलिंग, और जो आपका दूसरी तरफ चला गया वो आपका हो गया डेस्टिनी या आपका लाइफ पाथ नंबर। मूलांक है जो कि आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ में। आप 11 को पैदा हुए हैं तो 11 क्योंकि हम ऐड नहीं करते तो वो मूलांक बोला गया, आप मास्टर नंबर हो सकते हैं। और 11 को हम ऐड करें तो 2 आ गया, तो आप मूलांक किस में पहुंच गए? 2। दैट इज योर रूलिंग नंबर। नाउ व्हेन वी कम टू डेस्टिनी नंबर, तो आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं तो आपका जो डेस्टिनी नंबर आता है, लाइफ पाथ नंबर आता है, वो कितना हो गया? 9। अब समझने वाली बात ये है कि 35 साल की उम्र तक ये प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस के अनुसार अप टू ईयर 35 आपका रूलिंग नंबर मार करता है, और 35 के बाद आपका डेस्टिनी या लाइफ पाथ नंबर मार करनी शुरू करता है। 35 साल एक ट्रांजिशनल फेज होती है इंसान के लाइफ में। चूंकि हम मैक्सिमम एज 75, 72, 73 रखते हैं, और अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी को टैरो से भी कंबाइन करूं तो जो आपके मेजर अरकाना है वो हम 73 साल तक लेके जाते हैं, 0 + 21, 22 कार्ड्स को। तो हमारा जो फेज चेंज है हर 3-3.5 साल में होता है। दैट इज वेयर नंबर्स या कोई भी मेटाफिजिकल साइंस, ऑकल्ट साइंस कैसे मैच करती है, मैंने वो उदाहरण आपको इस न्यूमरोलॉजी के क्वेश्चन के थ्रू आप तक पहुंचाया है। बेसिकली एक पेड़ है पूरा, उसी के अलग ब्रांचेस हो गई है जी। वाओ। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं। अगर आपको किसी को समझाना पड़े उसको कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी इजी वे में, एक लेमैन को समझा रहे हो या पब्लिक को समझा रहे हो, नॉट दैट कि हम थोड़ा उसको डेप्थ में थोड़ा इजी रखते हैं पब्लिक के लिए, आप कैसे उनको क्या चीज़ें समझाना चाहोगे? चलिए मैं आपको सवाल पर सवाल करता हूँ। सार्थक, क्या आपने इंडिविजुअल्स देखे हैं जिनको गुस्सा आता है? जी। और फुल टू गुस्सा आता है, नाक पे बड़ा, नाक पे रहता है, राइट। दरवाजा भी भेड़ते नहीं है, पीटते हैं, लात भी मारेंगे, है ना, प्लेट भी फेंकेंगे, एक दिन 1.5 दिन खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा है। ये गुस्सा क्यों आता है? ये गुस्सा आता है इमोशंस के कारण, या वांट, नीड या डिजायर पूरी नहीं हुई। जी। और वांट, नीड और डिजायर कहाँ से आएगी? अपने अंदर से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए जी। ये हमारा शो करता है इम्बैलेंस, हमारा जो है बैलेंस ना होना। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप अपने बैलेंस को 24/7 365 मेंटेन कर रखना। और ये नहीं कि कमरा बंद कर खुद से भी भड़क रहे हो, नो, आप अपने से भी बात कर रहे हैं, भड़क नहीं रहे, उसकी प्रोसेसेस हैं जी। तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने आप को बैलेंस में रखना, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन उसके लिए काम बहुत करना पड़ता है। ये हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचना ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन हो, अपना आपा न खोएं। ऊपर वाला भी जिसमें एंगर, और नीचे वाला भी जिसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आती हैं। हम बैलेंस्ड रहें, इक्विलिब्रियम में रहें, समवाद में रहें, संवाद नहीं, समवाद में। दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपने कहीं ना कहीं
श्योर बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, फैंसी वीडियोस हैं, कभी कभार कुछ ऐसे बाबाज हैं जो जिनको आप देख के आपको बड़ा हंसी आएगी कि भाई ये भी चीज़ें चल रही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा फ्रॉड जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, ऐसा कुछ? सार्थक, एक तो मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूंगा विदाउट टेकिंग नेम्स। हमारी फैमिली में ही फोटो फ्रेम में से विभूति का निकलना, आपने सीकर को या अपने अनुयायी को, अपने फॉलोअर को इतना ज़्यादा 360 डिग्रीज चेंज कर दिया कि वो अपने हाथों से विभूति को गिराकर बोलता या बोलती है कि मुझे इसने विभूति दी, और वो विभूति को वो अपने भस्म को माथे पर लगाए। मैं उन इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। लोग फूंक मार मार कर चीज़ों को निकाल देते हैं। माला निकाल दी, आई हैव सीन इट ऑन स्टेज। मुझे एक इंडिविजुअल ने बोला कि जब उम्र 50 के बियॉन्ड आ जाए तब आपको स्पिरिचुअलिटी में कदम रखना चाहिए। उनका क्या कारण था या नहीं था वो मुझे नहीं पता। क्यों 9 साल का बच्चा चमत्कारी नहीं हो सकता? आपकी स्पिरिचुअलिटी हम सब के अंदर है, उसका उम्र से क्या तकाजा। सो है ऐसे लोग हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं और हमने ये खुद अपनी आंखों से चीज़ें देखी हुई हैं। बट आपको क्या लगता है कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? कि क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग नेगेटिव सुनना नहीं चाहते। उनका शायद वो एक रैशनल माइंड बंद हो जाता है जब उनको लगता है कि उनके किसी बाबा फिगर पे क्वेश्चन किया जा रहा है, या फिर उनको लगता है कि भाई इनके किसी ऐसे हॉटस्पॉट पे आप बातें कर रहे हो, तो वो बड़ा एंगर, एक रैशनैलिटी जो एक माइंडसेट है वो बंद हो जाता है। बट फिर भी हमें एक राइट अप्रोच के साथ में आगे प्रोसीड करना चाहिए। ये नहीं बोलूँगा कि भाई सब कुछ अंधविश्वास है, सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी बहुत बड़ी है, शायद हमें ह्यूमंस को नहीं दिखती, आपको दिखती होगी। तो एक राइट अप्रोच अगर आप किसको डिफाइन करो तो वो क्या होनी चाहिए? सार्थक, कोशिश करते हैं हम इसको एक प्रोवर्ब, एक सेइंग से बताने की। जी। यथा प्रजा तथा राजा। मुझे प्रजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रजा की, पॉपुलेशन की, इंडियन पॉपुलेशन की या वेस्टर्न कल्चर की या कहीं की भी अपने बिलीफ और फेथ सिस्टम हो सकते हैं। जी। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तब है जब हमारी राजा वो लोगों को मिथ्या की तरफ लेके जाता है या ऐसे चीजें करता है जो एक्चुअली में होती नहीं है। वहां पर आपको ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देना पॉपुलेशन में जिससे कि वो भटक जाएं, ये थोड़ा सा हजम होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिविजुअल है उसको अपना भेजा, अपना इंटेलेक्ट, अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। जी। ब्रेन आगे, इमोशन पीछे। जी। ये नहीं कि इमोशन आगे और ब्रेन है ही नहीं। तो ये चीज़ों को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है टू क्रिएट अ फेथ एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको न जाने क्या मिलेगा। जैसे कहते हैं नहीं, घर की रोटी जैसा सुख कहीं नहीं है। बाहर क्या मिल रहा है आपको, क्या मिलावट मिल रही है, हाउ डू यू नो? जी। हम अपनी लाइफ में अपना पर्पस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है कि आपकी इंट्रोडक्शन आपसे आपके पेरेंट्स ने करवाई हो,
हो सकता है ना करवाई हो, बिकॉज जी। शायद वो उतने सक्षम नहीं है। तो आपको कोई फ्रेंड, कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए, जी, जी। कोई मेंटोर होना चाहिए, जी। कोई टीचर ऐसा होना चाहिए, जी, कोई जी। गुरु ऐसा मिल जाए जिससे आपको अपनी पोटेंशियल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं कि हम खुद को जानें, तो आपको मैसेजेस जो हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आती या ना आती को समझना चाहिए। मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे दूंगा। मैंने अपने समय में प्री मेडिकल किया। मैं अपने कॉलेज में थर्ड आया, 63% मात्र मेरे मार्क्स थे। क्योंकि मैं नेशनल्स बास्केटबॉलर था, तो मुझे अमृतसर डेंटल कॉलेज से कॉल आई एक सीट के लिए स्पोर्ट्स की। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, तो जहाँ मेरिट लिस्ट लगी हुई थी, वहाँ पर मेरा नंबर 2 था और मेरे ऊपर एक और था। तो मैंने वहाँ पूछा कि ये क्या हो गया? तो वो एक नंबर जो था वो नेशनल आर्चर था, धनुष बाण चलाने वाला। तो मुझे ये मैसेज यूनिवर्स ने दिया कि भाई ये तेरी फील्ड ही नहीं है, तुम कहाँ धक्के खा रहे हो। तो मेरी फील्ड उस वक्त शायद आर्मी थी। उसके कारण मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गया, जहाँ मुझे फाइनली एडमिशन मिली, जहाँ से मेरा रास्ता आर्मी के लिए खुला। तो हमको ये जो मैसेजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आपकी जर्नी में जो आपने इतना कुछ सीखा है, आपको लगता है कि हमारे अंदर जो डर होता है कभी ख़त्म नहीं हो सकता? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम में डर ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम अपने इंसानी स्वरूप में ही रहने की हमने ठान ली, फिर हमारा डर कभी ख़त्म नहीं होगा। और फियर और फोबियाज हमारे को मरते दम तक तो क्या, आगे जन्म में भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जब तक हम इंसानी स्वरूप में हैं, आप एक बार अपनी फ्री विल में आइए और इंसानी स्वरूप से बाहर निकल कर देखिए, थोड़ा सा समय हमारे साथ लगाए तो हम आपको वो स्वरूप दिखाएंगे जहाँ पर फियर। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगा सार्थक, जब आप फियर में होते हैं आपको अच्छा लगता है? नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि फियर के बाद ही सक्सेस है लेकिन ये सब क्रिएटेड है। आप कैसे अच्छा रहेंगे, फियर के बिना या फियर के साथ? फियर के बिना। लोग कहते हैं फियर के बिना काम ही नहीं होता। मैं कहता हूँ आप सेल्फ ऑटो मोड पे हैं, आपको फियर की जरूरत नहीं है आपको चलाने के लिए। जी जी। यू आर सो मोटिवेटेड कि फियर की जगह नहीं है। सो फियर इज व्हेन यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ टू अ बीइंग, व्हेन यू हैव गॉन आर अ ह्यूमन बट यू हैव गॉन बियॉन्ड द बीइंग, यू विल, आपको फिर डर का फिक्र नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं सोशल कंडीशनिंग बन गई है कि फियर होगा तो ही तुम आगे कुछ कर पाओगे। तुम्हें अगर ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो ग्रोथ के लिए तक स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं, काम करने की ज़रूरत है। तो वो कंडीशनिंग ऐसी बन चुकी है हमारी लाइफ में, लोग जो हम सुनते हैं। तो ये एक सवाल और है कि कंफर्ट जोन की बात कर लेते हैं। लोगों का डर बड़ा है या कंफर्ट जोन? हाँ, ओके। लोगों ने कंफर्ट जोन अपने लिए सपने में क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन रहते वो फियर में। तो फियर और कंफर्ट जोन दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तभी मैंने अभी क्या शब्द यूज किया पिछले ही प्रश्न पर आपके, कि हमारी नीड, वांट और डिजायर्स ऐसी हो जाती हैं कि मैं अपनी रिसोर्सेज को भूल जाता हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ तो मेरे में फियर्स आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मुझे वो मिलना नहीं है। तो हमारी ये जो लाइफ है ये एक ऐसा मिश्रण है फियर का जो कि हमें कंफर्ट जोन तक जाने ही नहीं देता। तो आप फियर ड्रॉप करेंगे तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू अचीव। वो अचीव करना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई एक ऐसा बिलीफ जो आपको आर्मी ने सिखाया जिसे आप आज गलत मानते हो?
मेरे 27 साल के करियर को और आज तक जो मैं उस यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिसीजन जब आप लेते हैं अपनी सेल्फिश इंस्टिंक्ट से, वो गलत साबित होगा ही होगा। और अगर अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि आर्मी में भी चमड़े के सिक्के चलाने वाले मौजूद थे, हैं। वो चीज़ हमें वर्कआउट करना चाहिए कि किस तरह से हम वहाँ तक उस चीज़ को ना करें। वो मैं मानता हूँ कि शायद वो चीज़ें गलत थी। ठीक है। क्या आप मानते हैं कि लोग अपने फेलियर से ज़्यादा अपनी एक्सक्यूजेस से बर्बाद होते हैं? क्योंकि हम दूसरों के लिए जिंदा हैं, हाँ क्योंकि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर आ नहीं सकते, जी तो हमारे एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। और वही चीज़, हमारे पहला शब्द आपने क्या यूज़ किया? फियर्स। तो हमारे फियर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम अपने खुद के लिए जिएं, सेल्फलेस, खुद के लिए सेल्फिश तरीके से नहीं, सेल्फलेस, तब ना आप में फियर होगा, ना आप किसी और के तरीके से जिएंगे। फिर आप एक्चुअली दुनिया में जिएंगे। अदरवाइज आप जी थोड़ी रहे हैं, आप तो मर मर कर जी रहे हैं, काट रहे हैं जिंदगी, हम अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। जी। जैसे आप सांस ले थोड़ी रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। समथिंग सिमिलर टू दैट। हमें वैल्यू नहीं पता उसकी, हमें वैल्यू ही नहीं। Exactly. आपको अपनी वैल्यू नहीं पता सार्थक। व्हेन आई से आप, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी। जब आपको अपनी वैल्यू, इसमें मैंने 7 चीजें लगाई हैं सेल्फ के साथ। सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक आप में ये नहीं आएगा तब तक आप खुद को जान ही नहीं पाओगे। जी। अगर आपको 60 सेकंड्स में पूरे इंडिया को एक माइंडसेट चेंज कराना हो, कोई ट्रिक बतानी हो, कोई रेमेडी देनी हो, कोई एक्सरसाइज बतानी हो, क्या कहोगे आप? भरपूर श्वास को लेना सीखें, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें, और अपने अंदर छुपा हुआ अपना पहला बच्चा, इंटेलेक्ट, बुद्धि, विजडम को पहचाने। अंधों की तरह किसी के पीछे ना लगें, अपने आप को उजागर करें। ये मेरे लिए माइंडसेट को चेंज करने के लिए मुझे उसके बाद क्या करना है या क्या नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये चीज़ अगर हम कर सकें तो बहुत अच्छा। आपके लिए ज़्यादा डेंजरस क्या है, एक गलत लीडर या एक कंफ्यूज लीडर? ऑब्वियसली अ कंफ्यूज लीडर। गलत लीडर को तो मैं ठोक पीट के ठीक भी कर लूँगा, कंफ्यूज लीडर को मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। उसका तो एक ही इलाज है, बट वो शायद इलाज हम यहाँ ना बता सके। कंफ्यूज लीडर इज वर्स्ट काइंड ऑफ लीडर हु कैन बी देयर। अगर अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई बैटलफील्ड चल रही है, सही और गलत को चूज करना पड़ रहा है, तो कौन सी साइड जीत रही है अभी? देखिए जी, आज से 6-8 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मेरे में गलत चीज़ें जीतती थी, लेकिन मेरे को उसकी चपत पड़ती थी। 1 साल में, 2 साल में, 6 साल में ज़ोर की तमाचा पड़ता था। आज अगर मैं बात करूं तो शायद 70 से 80%, 80 से 90%, औसतन 80% मेरे में सही जीतता है। 20% अभी भी गलत ओवर पावर करने की कोशिश करता है, लेकिन 80% सही की जीत होती है। और हम सब का ध्येय भी वही होना चाहिए। देखिए, 100 में 100 कोई नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं 10 में 10 हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन क्या आप 10 में 9 हैं? क्या आप 10 में 8.5 हैं? दैट इज व्हाट हमको वो अचीव करना चाहिए। वाह सर, जाने से पहले एक आखिरी मैसेज मेरी पब्लिक के लिए और मेरे लिए कुछ?
सार्थक, अपने में हम सबको इत्मीनान को ढूंढना है, अपने में उस बैलेंस को ढूंढना है, अपनी श्वास प्रक्रिया, अपने भोजन से और हमारी 5 सेंस ऑर्गन से। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखियो आपना, मुझसे बुरा न कोई। 3 बंदरों की कहानी, न बुरा देखो, न बोलो, न सुनो। तो हमने अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हमको मिले हैं और 6ठा सेंस ऑर्गन जो मन हमको दिया है, हमको इसको जितना हम प्योरीफाई कर सकें, उतना क्लींस कर सकें, दूषित ना करें, उतना बेहतर। ये मेरा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए है सार्थक, जो बहुत ज़रूरी है। जी। और कोई ऐसा मैसेज मेरे लिए जहाँ पे मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और एक्सप्लोर कर पाऊँ? 2 चीज़ें, दोनों जी से आती हैं। पहला, ग्रैटिट्यूड। जी। जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहो। जी। मेरे पास है, उसकी वैल्यू करो। जी। दूसरा, बी अ गिवर, बी अ सेल्फलेस गिवर। जी। कोई आया है आपके दर पे तो उसको दो। जी। ये मत सोचो कि इसमें मेरा क्या है। और हम लोग 99% लोग हर चीज में ये देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो ग्रैटिट्यूड में रहें और बी अ गिवर, सेल्फलेस। ये आपका सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर करता जाएगा आपके लिए। थैंक यू सर। ये कहीं ना इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो आपने बंदरों की बात करी, 3 बंदरों की, उसमें एक 14 बंदर भी आ चुका है, इग्नोरेंस का। ओह यस। वो दिखता नहीं है लेकिन वो है और भी बहुत प्रोमिनेंट है वो। तो वो एक 3 बंदर गांधी जी के साथ 4 हो गए। अब मज़ा आ गया सर आपसे मिलके, और काफ़ी कुछ सीखा मैंने, और एक ऐसा मुझे वाइब्रेशन फील हुई है कि, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब सेम टॉपिक या सेम ऐसी चीज़ों पे अगर आप सेम वेवलेंथ पे बात करते हैं, समझते हैं कि आपकी जर्नी और मैं जो करना चाह रहा हूँ वो बहुत रिलेटेबल है, तो अच्छा कॉन्वर्सेशन आता है, अच्छा कुछ हम क्रिएट करते हैं। आई एम श्योर आपको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मैंने दिया हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ लोगों की, चाहे वो छोटी से हो या बड़ी से बड़ी, या मैंने कभी उस चीज़ को इतना दिमाग पे नहीं चढ़ाया कि कोई मुझसे आके बोलता है कि यार तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने हमेशा सोचता हूँ कि मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 व्यूज़, 20 व्यूज़, 100 व्यूज़, मैं कमरे में हूँ, 100 लोग मेरे लिए हैं, बहुत मायने रखता है। सो आई वाज ऑलवेज इन दैट माइंडसेट कि एक बंदा भी खुश है मेरी वीडियो देख के तो मेरा चैनल बहुत सक्सेसफुल है। और हम वेरी लकी आई एम कि मुझे ऐसे आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। आप लोगों से आपकी जर्नी जानकर, आपका विजडम का थोड़ा सा डब्ल्यू लेके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर आपके साथ मैं एक बार मैं फिर बैठूंगा, और अगली बार हम बाहर बैठेंगे कहीं और, एक बार नेचर के अंदर और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा और शिवन शक्ति, थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी को टच करेंगे। Thank you so much for your time, sir. Lovely meeting you. Thank you so much, Sarthak. Take care and have a wonderful life ahead. Thank you, sir. Thank you.